नमस्ते नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पीसीएस मेकर पे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले सॉरी, क्योंकि मेरा बहुत दिन से मेरा उंगली फ्रैक्चर था फ्रेंड्स, इसीलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था। इसके लिए सॉरी फ्रेंड्स। तो देखिए, हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो आपका जो डेली टेस्ट चल रहा था उसको कंटिन्यू अब मैं फिर से आज करूँगा। और देखिए फ्रेंड्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे है क्या कि बिट्टू झा सर ये टेस्ट नहीं ले रहे थे, तो फिर फ्रेंड्स ये इसको स्टार्ट कर दिए साइंस का, क्योंकि वो साइंस के टीचर है तो वो साइंस पढ़ाते हैं। तो देखिए, आज हमारा साइंस का इसमें से आपका टेस्ट नंबर आपका 13 है और साइंस का टेस्ट नंबर फर्स्ट है, तो ये ध्यान रखिएगा। आप टेस्ट नंबर 13 को ध्यान रखिए, ठीक है। देखते हैं आज हमारा टेस्ट नंबर 13 क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है क्या कि सजीव कोशिका में होने वाले उपापचयी कार्यों पर नियंत्रण रखने वाली इकाई है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं क्या कि सजीव कोशिका में होने वाली उपापचयी कार्यों पर नियंत्रण रखने वाली इकाई कौन सी है, तो ये इकाई आपका है न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम केंद्रक की बात करें तो कोशिका का मस्तिष्क जो है फ्रेंड्स, हम लोग केंद्रक को ही कहते हैं, ध्यान रखिएगा। केंद्रक को क्या कहते हैं, तो कोशिका का मस्तिष्क किसे कहते हैं, तो केंद्रक को कहते हैं। अब देखिए, निर्जीव जो होते हैं ना वो परमाणु के बने होते हैं और सजीव जो होते हैं वो कोशिका के बने होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन बी है आपका गुणसूत्र, क्रोमोजोम। तो देखिए, ये गुणसूत्र जो होते हैं ना, ये अनुवांशिक पदार्थ भी इसे कहा जाता है। गुणसूत्र को अनुवांशिक पदार्थ भी कहा जाता है। और गुणसूत्र क्या होता है फ्रेंड्स कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है ये गुणसूत्र, ठीक है। और देखिए, गुणसूत्र बने किसके होते हैं, तो याद रखिएगा कि डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है गुणसूत्र, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका एक है सेंट्रोसोम। तो देखिए, जंतु कोशिका में होते हैं ये सेंट्रोसोम जो होते हैं, वो क्या होते हैं, तो जंतु कोशिका में होते हैं केवल, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। और सेंट्रोसोम में क्या होता है, तो याद रखिए कोशिका विभाजन में मदद करता है कौन, तो सेंट्रोसोम करता है। लाइसोसोम आपको पता है कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, तो लाइसोसोम को कहा जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन में मैं आपको इतने सारे फैक्ट बता दिया हूँ फ्रेंड्स, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। अब कंटिन्यू आप लोगों के लिए रहेगा, क्योंकि मेरा उंगली फ्रैक्चर था इसलिए मैं वीडियो आप लोगों के लिए प्रोवाइड नहीं कर रहा था, लेकिन फ्रेंड्स अब आज से कंटिन्यू मैं वीडियो को प्रोवाइड करता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन है क्या कि निम्नलिखित पदार्थों में तत्वों का चयन कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, ये 5 ऑप्शन में से ना आपको तत्व को एलिमेंट्स को ढूंढना है। तो देखिए, सबसे पहले आपका जल है यानी कि H2O। तो देखिए, जल आपका तत्व नहीं है, यौगिक है। या लवण आपका साल्ट, ये भी आपका फ्रेंड्स यौगिक है। ये मरकर यानी कि Hg जिसको पारा कहते हैं, ये फ्रेंड्स आपका तत्व है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका तत्व है। और ये आपका आयरन यानी कि Fe लोहा, ये भी आपका तत्व है। और आपका फ्रेंड्स संगमरमर क्या है, तो ये आपका संगमरमर CaCO3 आपका क्या है, CaCO3 फ्रेंड्स, ये आपका यौगिक है। तो याद रखिएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्रेंड्स। डी कहने का मतलब क्या कि 3 और 4 आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि मरकरी और आयरन आपका क्या है, तत्व है। और याद रखिएगा, अम्ल, लवण और भस्म ये यौगिक, ये भी क्या है, यौगिक है। तो ध्यान रखिएगा, मैं इतने सारे पॉइंट आपको यौगिक तत्व का बता दिया। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर कि किसी द्रव में डूबी हुई वस्तु पर कौन सा बल कार्य करता है। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं ना कि कोई भी अगर वस्तु अगर जल में डूबी रहती है तो वो नीचे गुरुत्व के कारण होता है और ऊपर ऊपर ना उत्प्लावक बल काम करता है। तो याद रखिएगा, अगर देखिए अगर किसी वस्तु पर उत्प्लावक बल कम होगा तो वस्तु क्या हो जाता है, डूब जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा, गुरुत्व तथा उत्प्लावक बल दोनों कार्य करता है। अगला आपका 4 नंबर कि डायरिया रोग का कारण क्या है। देखिए, डायरिया रोग का कारण सबसे इंपॉर्टेंट इसका पहचानने का तरीका क्या क्या, बार बार उल्टी होना, दस्त होना, ये डायरिया रोग का लक्षण है। और याद रखिए, कवक संक्रमण भी है, जीवाणु संक्रमण भी है, विषाणु संक्रमण, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। और आपको पता है कि पेचिश जो होता है वो प्रोटोजोआ से होता है, ध्यान रखिएगा। अगला आपका 5 नंबर कि यदि कार्बन के 1 ग्राम में x परमाणु है तो मैग्नीशियम के 1 ग्राम में कितने परमाणु होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं क्या कि यदि कार्बन के 1 ग्राम में x परमाणु है तो मैग्नीशियम के 1 ग्राम में कितने परमाणु होंगे, तो x/2 परमाणु होंगे, ध्यान रखिएगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है क्या कि एक भरतुलतक 300 केजी का पत्थर 3 सेकेंड में जमीन से 2 मीटर की ऊंचाई तक उठा लेता है, तो भरतुलतक की शक्ति ज्ञात कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इसका आपका ना शक्ति ज्ञात करना, तो देखिए फ्रेंड्स एक फॉर्मूला है कि शक्ति बराबर कार्य बटा समय, यानी कि शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटा समय, समय इक्वल टू मतलब शक्ति बराबर कार्य बटा समय इक्वल टू क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, समय होता है। तो यानी कि अगर हम फार्मूला सेट करते हैं फ्रेंड्स तो mgh बटा क्या हो जाएगा, आपका टाइम हो जाएगा, यानी कि समय हो जाएगा। तो mgh में यहाँ पे वैल्यू को पुट कर दीजिए, यहाँ पे आपका वैल्यू हो जाएगा आपका 300 केजी दिया हुआ है और 9.8 न्यूटन हो जाएगा, और यहाँ पे तो हो जाएगा बटा में 3, ये काट छट के आपका आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स 1960 वाट आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 7 नंबर कि पौधे के भरण उत्तक तंत्र के मुख्य कार्य क्या है। तो देखिए, पौधे के भरण उत्तक तंत्र का मुख्य कार्य क्या है, तो देखिए इसका मुख्य कार्य फ्रेंड्स है कि भोज्य पदार्थ का निर्माण तथा उसका संग्रहण करना। ये पौधे भरण का उत्तक तंत्र का मुख्य कार्य है, भोज्य पदार्थ का निर्माण तथा उसका संग्रहण करना। अगला आपका 8 नंबर क्वेश्चन कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल निम्नलिखित में से
किस एक कथनों को स्पष्ट करने में असफल रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं कि रदरफोर्ड, देखिए रदरफोर्ड की अगर हम बात करते हैं क्या कि पहला सफलतम परमाणु मॉडल ना रदरफोर्ड ने ही दिया था, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। तो देखिए फ्रेंड्स, रदरफोर्ड का परमाणु मैंने बताया था कि मॉडल सबसे पहले पहला सफलतम परमाणु मॉडल किसने दिया था, तो रदरफोर्ड ने ही दिया था, ध्यान रखिएगा। देखिए अगर यहाँ पे फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं क्या कि कथनों स्पष्ट करने में असफल रहा है, तो सबसे पहले अगर बात करते हैं परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान उसके नाभिक में होता है, ये आपका सही है। परमाणु के अंदर अधिकांश स्थान रिक्त होते हैं और परमाणु में ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन तथा धन आवेशित प्रोटॉन की संख्या समान होने के कारण परमाणु उदासीन होते हैं। और ऑप्शन डी है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कुछ निश्चित ऊर्जा वाली वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये तो बताया था लेकिन रदरफोर्ड ने इसे सही नहीं बताया था, इसको ये रदरफोर्ड ने इस लाइन को सही नहीं बताया था। बाकी सभी लाइन को ए बी सी को सही बताया था, लेकिन इस लाइन को रदरफोर्ड ने सही नहीं बताया था, तो इसलिए नील्स बोर ने इसको क्या किया था, इसको सही किया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा कि स्पष्ट करने में असफल रहा था, तो ऑप्शन नंबर डी ये क्या था, असफल था। बाकी तीनों आपका सफल था, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9 नंबर क्वेश्चन, देखिएगा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो लिखा हुआ है क्या कि किसी वस्तु पर बल की अनुपस्थिति पर उसका विस्थापन नहीं हो सकता है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं क्या कि नहीं हो सकता, ये आपका गलत है। और ऑप्शन 2 है कि बल की अनुपस्थिति में भी वस्तु का विस्थापन हो सकता है, तो ये आपका सही है। किसके कारण, तो जड़त्व के कारण, तो केवल 2 आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 10 नंबर कि जैव विविधता अधिनियम 2002 के क्रियान्वयन हेतु राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना कहाँ की गई। तो देखिए अगर हम बात करते हैं ना कि इसकी स्थापना जो की गई थी ना फ्रेंड्स, कि जैव विविधता अधिनियम की स्थापना की गई थी चेन्नई में, 2002 में इसका स्थापना किया गया था। कहाँ पे, तो चेन्नई में। अगला क्वेश्चन 11 नंबर की रक्त जमने की प्रक्रिया में कौन सा प्रोटीन रक्त प्लाज्मा से अलग हो जाता है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं ना कि आपको तीनों एल्ब्यूमिन, फाइब्रिनोजेन और ग्लोब्यूमिन, ये तीनों फ्रेंड्स है ना, ये तीनों क्या है, तो प्लाज्मा प्रोटीन कहते हैं, इस तीनों को प्लाज्मा प्रोटीन कहते हैं। और रक्त प्लाज्मा से अलग कौन हो जाता है, तो फाइब्रिनोजेन प्रोटीन क्या होता है कि रक्त प्लाज्मा से अलग हो जाता है। अगर हम रक्त की बात करें फ्रेंड्स, तो रक्त जो होता है 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है रक्त कोशिका और दूसरा होता है रक्त प्लाज्मा। रक्त कोशिका में फ्रेंड्स 40 से 45% इसमें रक्त कोशिका होती है रक्त में, और रक्त प्लाज्मा में 55 से फ्रेंड्स 60% क्या होती है कि रक्त प्लाज्मा होती है रक्त में। अगर हम बात करते हैं कि रक्त प्लाज्मा में, तो रक्त प्लाज्मा में 90% जल होता है और 7% प्रोटीन पाया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन आपका कि अम्ल तथा भस्म की जल से अभिक्रिया के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स कि जल, अम्ल तथा जल के बीच ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, नहीं फ्रेंड्स, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया नहीं होती है। इसमें क्या होती है, देखिए फ्रेंड्स, तो ये क्या होता है कि ये अम्ल तथा जल के बीच में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, तो हाँ ये बिल्कुल होती है। याद रखिएगा, ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है ऊष्मा उत्पन्न होता है, ये ऊष्मा उत्पन्न होता है, तो ये बिल्कुल सही है। और भस्म तथा जल के बीच ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है, ये नहीं होती फ्रेंड्स, ऊष्माशोषी नहीं बल्कि इसमें भी ऊष्माक्षेपी ही होती है, ध्यान रखिएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका केवल एक सही हो जाएगा, इसमें ऊष्माशोषी नहीं होगा, ऊष्माशोषी नहीं होगा, ऊष्माक्षेपी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 30 नंबर कि एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच हो तो प्रतिबिंब किस प्रकार का प्राप्त होगा। तो देखिए अगर हम बात करते हैं ना कि एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति फोकस पर हो, तो उसके बीच का जो ये प्रतिबिंब प्राप्त होगा वो पहला तो काल्पनिक होगा और बड़ा होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है 40 नंबर की मानव के श्वसन पथ का अंतिम भाग कौन है जहां गैसीय आदान प्रदान की प्रक्रिया संपन्न होती है। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ना कि मानव जो है वह सांस लेना नाक से शुरू करता है, और वायु कोष में क्या होता है कि वो श्वसन को समाप्त करता है, वायु प्रकोष्ठ यानी कि एल्वोलाई। याद रखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वायु प्रकोष्ठ में क्या होता है कि समाप्त होता है। आपको पता है कि जो मानव का जो साउंड बॉक्स है उसको लैरिंग्स कहते हैं, लैरिंग्स, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर की रासायनिक अभिक्रिया C+H2O रिएक्शन करेगा CO+H2O में क्या है। तो ये क्या है फ्रेंड, तो ये आपका जल ऑक्सीकारक पदार्थ है। क्या है, तो जल ऑक्सीकारक पदार्थ है। अगला क्वेश्चन आपका 16 नंबर कि लेंस के गोलीय विपथन यानी कि स्पेरिकल एबरेशन से तात्पर्य, तो इससे क्या तात्पर्य है। तो देखिए फ्रेंड्स, इससे तात्पर्य क्या कि लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर आती सभी किरणों का एक बिंदु पर अभिसारित नहीं होना, तो यही क्या है फ्रेंड्स, तो इसका मुख्य लक्षण है। तो देखिए अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कि मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग ऐच्छिक पेशियों की गति
का नियंत्रण करता है। तो देखिए मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग है, देखिए ये जो भाग है आपका फ्रेंड्स वो सेरिबेलम है। देखिए फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं ना कि देखिए एक होता है ऐच्छिक क्रिया और एक होता है अनैच्छिक क्रिया। अनैच्छिक क्रिया कहने का मतलब क्या, जिसमें देखिए छींकना हो गया, हंसना हो गया, रोना हो गया, ये मेडुला ऑब्लिंगेटा के तहत होता है। अनैच्छिक क्रिया क्या होता है, जिसपे मनुष्य का कंट्रोल ना हो। ठीक है, अगर हम बात करते हैं क्या कि छींकना, ये छींक आपको कभी भी आ सकती है, हार्ट बीट को धड़कना, ये सब क्या है, एक अनैच्छिक क्रिया होता है। लेकिन ऐच्छिक क्रिया क्या होता है फ्रेंड्स, कि ऐच्छिक क्रिया कहने का मतलब क्या, जिसपे आपका नियंत्रण हो, जैसे में बोलने में, सुनने में, जीभ की गति, हाथ पाँव पर मतलब कि फैलाने में, ये सब में क्या आपका नियंत्रण होता है। तो ये क्या होता है, ये ऐच्छिक क्रिया होता है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से अगर हम बात करते हैं क्या कि सेरिबेलम की, तो देखिए मनुष्य कोई काम सही से नहीं कर पाएगा अगर ये खराब हो गया तो सेरिबेलम, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं सेरिब्रम की, तो सेरिब्रम आपको पता है कि बुद्धि चतुराई का केंद्र सेरिब्रम को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्वेश्चन आता है कौन सा होता है, तो सेरिब्रम होता है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो सेरिब्रम कहलाता है। अगला क्वेश्चन आपका 18 नंबर कि निम्नलिखित में से किसके बीच विस्थापन अभिक्रिया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन संभव है। तो किसके बीच संभव है, तो ये संभव है AgNO3 विलयन एवं Cu धातु के बीच ये विस्थापन अभिक्रिया संभव है। अगला है 19 नंबर क्वेश्चन क्या कि L लंबाई तथा A अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्र के विद्युत तार का प्रतिरोध R है और इसी पदार्थ के बने दूसरे तार की लंबाई इतनी ही है और अनुप्रस्थ परिच्छेद 4a है, तो इसका प्रतिरोध कितना होगा। तो देखिए फ्रेंड्स इसका जो प्रतिरोध हो जाएगा ना, तो इसका मैं डायरेक्टली आंसर बता दूँ, आंसर हो जाएगा बी यानी कि R/4, याद रखिए R/4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर की भारत में राष्ट्रीय जैव मंडल कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष हुई। तो देखिए भारत में अगर राष्ट्रीय जैव मंडल की बात करें ना फ्रेंड, तो याद रखिए टोटल राष्ट्रीय जैव मंडल कितने हैं, तो 18 है, जिसमें से 12 यूनेस्को साइट में शामिल है। 12 कितने हैं, तो यूनेस्को में शामिल है 12, लेकिन टोटल कितने हैं, 18। ठीक है, अगर हम बात करते हैं क्या कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1986 यानी कि 1986 में इसकी शुरुआत हुई थी। लेकिन यूनेस्को के द्वारा 1975 में, याद रखिएगा यूनेस्को के द्वारा 1975 में इसकी शुरुआत हो गई थी। और पहला जैव मंडल कौन है, तो नीलगिरी है, याद रखिए पहला जैव मंडल कौन सा है, तो नीलगिरी है। अगला क्वेश्चन आपका 21 नंबर कि एक बीजपत्री पौधे के तने में द्वितीयक वृद्धि नहीं होता है क्योंकि इसमें अभाव होता है। देखिए अगर हम बात करते हैं क्या कि देखिए प्राथमिक वृद्धि और द्वितीयक वृद्धि क्या होता है, तो देखिए प्राथमिक वृद्धि में क्या होता है कि लंबाई का बढ़ना प्राथमिक वृद्धि कहलाता है, और द्वितीयक वृद्धि में क्या होता है, मोटाई का बढ़ना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कैम्बियम का। तो यानी कि एक बीजपत्री पौधे के तने में द्वितीयक वृद्धि नहीं होता है क्योंकि इसमें अभाव किसका होता है, तो कैम्बियम का अभाव होता है। अगला क्वेश्चन है आपका 22 नंबर की एक तत्व का द्रव्यमान संख्या 23 है तथा इसका परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या 12 है, तो तत्व का परमाणु संख्या कितना होगा। तो देखिए अगर हम बात करते हैं क्या कि न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, तो देखिए फ्रेंड्स न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन कितना है, तो 23 है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है क्या कि न्यूट्रॉन की संख्या 12 है। तो देखिए न्यूट्रॉन की संख्या 12 है यानी कि न्यूट्रॉन 12 प्लस P इक्वल टू क्या हो जाएगा 23। P इधर आएगा 12 उधर जाएगा, तो 23 में से 12 जाएगा तो माइनस, मतलब कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि माइनस कीजिए तो 11 हो जाएगा। अगला देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है क्या पानी का ताप 4 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाया जाता है तो इसका घनत्व क्या हो। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि 0 डिग्री सेल्सियस से अगर 4 डिग्री सेल्सियस तक अगर पानी का घनत्व रहा तो ये बढ़ता जाएगा, लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस से अगर ऊपर बढ़ाया जाए तो ये घटता जाएगा। 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा तो ये बढ़ता जाएगा, लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस से अगर बढ़ाया जाए तो ये क्या हो जाएगा, इसका घनत्व घटता जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा एक जलोद्भिद पौधे यानी कि हाइड्रोफाइट्स का गुण नहीं है। तो देखिए जलोद्भिद पौधे का मतलब पता है क्या होता है, जो जल में रहते हैं। ठीक है, जो जल में रहते हैं, और याद रखिएगा जलीय पौधे होते हैं ना उसमें एस्टोमेटा नहीं होता यानी कि रंध्र नहीं होता। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जलीय पौधे जो होते हैं जो जल में रहते हैं उसमें रंध्र यानी कि एस्टोमेटा नहीं होता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि रंध्र प्रायः गड्ढों में स्थित होते हैं। ठीक है, और ये मरुस्थली पौधे में ये होते हैं, ये जो रंध्र प्रायः जो गड्ढों में स्थित होते हैं ये मरुस्थली पौधे होते हैं जो मरुस्थल में उगते हैं। अगला आपका 25 नंबर की M तथा N समान गुण वाले दो तत्व हैं और जो अष्टक नियम न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल का पालन करता है। M तथा N के बीच कुल तत्वों की संख्या कितनी होगी, तो इन तत्वों की संख्या कितनी होगी, तो 6 होगी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला 26 नंबर की एक कार जिसकी शक्ति 100 हॉर्स पावर है तथा यह 72 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से गतिमान है, इंजन द्वारा कार पर आरोपित बल का मान कितना होगा। तो देखिए देखिए फ्रेंड्स अगर यहाँ अगर हम बात करते हैं तो देखिए शक्ति बराबर क्या होता है, बल गुने वेग होता है। तो बल हो जाएगा हॉर्स यानी कि 100 इंटू 476। आपको पता है कि एक हॉर्स पावर बराबर 740 वाट होता है। ठीक है, तो 40 का बल का यहाँ पे मान है तो बल रखेंगे वहाँ पे 72। यहाँ पे देखिए अगर हम बात करते हैं क्या बल
इंटू वेग, तो बल यहाँ पे रखेंगे, बल गुना 72, और आपको पता है कि ये किलोमीटर से मीटर में अगर हम लगाते हैं तो 5/18 से हम लोग क्या करते हैं कि भाग करते हैं, तो 5/18 हो जाएगा। तो अगर हम काट कूट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3730 न्यूटन, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 3730 हो जाएगा, यानी कि 3700, सॉरी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3730 न्यूटन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 27 नंबर कि माइटोसिस कोशिका विभाजन में साइटोकिनेसिस के अंतर्गत क्या होता है। तो देखिए माइटोसिस कोशिका विभाजन में साइटोकिनेसिस के अंतर्गत क्या होता है, तो ये होता है कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, याद रखिएगा। और आपका जो कैरियोकेनेसिस का मतलब क्या होता है, तो केंद्रक का विभाजन, ठीक है, ये याद रखिएगा। साइटोकेनेसिस का मतलब होता है कोशिका द्रव्य का विभाजन, लेकिन कैरियोकेनेसिस का मतलब होता है केंद्रक का विभाजन होता है। अगला क्वेश्चन है आपका 28 नंबर की यदि किसी रेडियो सक्रिय तत्वों से एक अल्फा तथा 2 बीटा का उत्सर्जन होता है तो प्रतिफल के रूप में प्राप्त तत्व होगा। तो प्राप्त तत्व क्या होगा, तो इस प्राप्त तत्व जो होगा फ्रेंड्स वो क्या होगा, तो समस्थानिक होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 29 नंबर के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए अगर बात करते हैं क्या कि ताप वृद्धि से द्रव का पृष्ठ तनाव बढ़ता है, तो नहीं, ताप वृद्धि से द्रव का पृष्ठ तनाव क्या होता है, तो द्रव का पृष्ठ तनाव क्या होता है, तो घटता है, याद रखिए क्या होता है, तो घटता होता है। पहला गलत हो गया। दूसरा है क्या कि ताप वृद्धि से द्रव का श्यानता गुणांक का मान बढ़ता है, तो नहीं, इसका भी मान क्या होता है फ्रेंड्स, तो घटता है। और ताप वृद्धि से गैसों का श्यानता गुणांक का मान बढ़ता है, तो ये बिल्कुल बढ़ता है, तो ऑप्शन नंबर 3 यानी कि केवल आपका 3 सही है। अगला क्वेश्चन है आपका कि हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का क्या रंग होता है। देखिए फ्रेंड्स अगर कोई भी हवाई जहाज में अगर दुर्घटना होता है ना, तो इसी के कारण क्या होता है कि बाद में पता चलता है कि उसमें क्या घटित हुआ था। तो ये हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का जो रंग होता है ना फ्रेंड्स, ये नारंगी कलर का होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन ये आ चुका है। अगला 31 नंबर की माइलिन शीथ, रेनवियर नोड तथा स्वान कोशिका किस उत्तक के महत्वपूर्ण भाग है। तो याद रखिएगा ये जो है फ्रेंड्स आपके तंत्रिका उत्तक के क्या है कि माइलिन शीथ, रेनवियर नोड तथा स्वान कोशिका जो है तंत्रिका उत्तक के भाग है, यानी कि ये तंत्रिका उत्तक जो होते हैं वो न्यूरॉन से बना होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर कि नाभिक के अस्थायी होने का क्या कारण है। देखिए नाभिक के अस्थायी होने का कारण है फ्रेंड्स की प्रोटॉन न्यूट्रॉन का अधिक अनुपात। याद रखिए प्रोटॉन न्यूट्रॉन का अधिक अनुपात के कारण क्या होता है कि नाभिक के अस्थायी होने का कारण होता है। अगला 33 नंबर कि वायवीय श्वसन में होता है। देखिए वायवीय श्वसन की अगर हम बात करते हैं तो वायवीय श्वसन में क्या होता है, तो इसमें ग्लाइकोलाइसिस तथा क्रेबचक्स होते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें ग्लाइकोलाइसिस की तो याद कोशिका द्रव में होता है ग्लाइकोलाइसिस। क्रेबचक्स आपको पता है कि ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है क्रेबचक्स, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर कि भकड़ा चूना के जलीय विलयन से दीवारों पर पुताई करने पर दीवार की चमक बढ़ जाती है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ के कारण ऐसा होता है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं क्या कि CaO, याद रखिए CaO क्या है, तो इसको बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना, जिसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। याद रखिए CaO को क्या बोलते हैं, बिना बुझा हुआ चूना, जिसको कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। बुझा हुआ चूना CaOH का होल्ट इसको क्या बोलते हैं, बुझा हुआ चूना बोलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसके कारण होता है, तो CaCO3 के कारण ये होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका 35 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है। तो देखिए इसमें से कौन सही नहीं है बताया जा रहा है। देखिए वास्तविक विलयन के कण फिल्टर पेपर के आर पार हो जाते हैं, ये आपका बिल्कुल सही है। कोलाइड के कण फिल्टर पेपर के आर पार हो जाते हैं, ये भी आपका सही है। निलंबन के कण फिल्टर पेपर के आर पार हो जाते हैं, तो ये आपका गलत है। निलंबन के जो कण होते हैं फिल्टर पेपर के आर पार नहीं होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, अगला क्वेश्चन 36 नंबर देखिएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित स्थितियों में कौन वाष्पोत्सर्जन के अत्यंत तेज कर देगा। तो देखिए कौन वाष्पोत्सर्जन को अत्यंत तेज कर देता है, तो ये करता है कम आर्द्रता और उच्च तापमान जो होता है वो वाष्पोत्सर्जन को अत्यंत तेज कर देगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है क्या कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं क्या कि सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम CaH2PO4 का होल्ट वाइस, ये आपका बिल्कुल सही है। कैल्शियम साइनामाइड CaCN2 ये भी आपका सही है। फॉस्फीन PH3 ये भी सही है। और फॉस्जीन CH2 ये आपका गलत हो जाएगा फ्रेंड्स। फॉस्जीन का जो सूत्र होता है CO, याद रखिएगा COCl2, इसको बोलते हैं कार्बोनिल क्लोराइड कहते हैं, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तो देखिए फ्रेंड, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है, तो याद रखिएगा इसको बोलते हैं कार्बोनिल क्लोराइड यानी कि COCl2, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 38 नंबर क्या कि खाना बनाते समय हीटर कॉइल से ऊष्मीय ऊर्जा का
स्थानांतरण खाना बनाने वाले बर्तन को किस प्रक्रम के तहत होता है। देखिए, अगर हम खाना बनाते हैं ना तो उस समय क्या होता है कि हीटर कॉइल के उसमें ऊर्जा का स्थानांतरण खाना बनाने वाले बर्तन को किस प्रक्रम में रहता है। तो जब खाना बनता है तो उसमें कैसे पहुंचता है, तो याद रखिए केवल चालन एवं संवहन द्वारा क्या होता है, तो उसमें ऊष्मा पहुंचता है, केवल चालन एवं संवहन द्वारा, ध्यान रखिएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है आपका कि जब श्वेत फास्फोरस को पता है P4, ठीक है, जब श्वेत फास्फोरस को खुले वायुमंडल में रखा जाता है तो यह चमकता है। उपयुक्त परिघटना में निम्न में से कौन सा सही ढंग से व्याख्या करता है। तो देखिए, ये जो व्याख्या करेगा फास्फोरस का ऑक्सीकरण से, याद रखिएगा। अगला आपका 40 नंबर की बार बार कपकपी के साथ तेज बुखार होना किस रोग का लक्षण है। देखिए, अगर आपको बार बार अगर कपकपी हो रहा है, अगर तेज बुखार हो रहा है, तो समझिए कि आपको मलेरिया का लक्षण दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला आपका 41 नंबर की एक स्टेथोस्कोप में हृदय के धड़कन का ध्वनि स्टेथोस्कोप नली में गमन करती है। देखिए फ्रेंड्स, कभी आप देखते होंगे डॉक्टर क्या स्टेथोस्कोप कान में आला जिसको कहते हैं उसको लगा के आपको हार्ट चेक किया जाता है, आपका पल्स चेक किया जाता है, नस को चेक देखते हैं कि क्या काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो याद रखिएगा, ये जो होता है ना फ्रेंड्स, ये नली में बारंबार क्या होता है कि परावर्तन द्वारा, तो जैसे आवाज़ क्या होता है टकरा टकरा के कानों तक सुनाई देता है, यानी कि नली में बारंबार परावर्तन द्वारा क्या होता है कि स्टेथोस्कोप के द्वारा सुनाई देता है। अगला आपका 42 नंबर क्वेश्चन की NTP यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर 16 ग्राम ऑक्सीजन का आयतन होगा। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं ना कि NTP पर किसी भी गैस का ना 1 मोल का आयतन ना 22.4 लीटर होता है, ध्यान रखिएगा। तो 22.4 लीटर का आधा कितना होता है, तो 11.2 लीटर आपका आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 43 नंबर कि हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि। देखिए, अब घास का रंग हरा क्या क्यों दिखाई देगा, क्योंकि होता क्या है ना कि हमारे मतलब कि यह हरे रंग क्या करता है, प्रकाश को वापस हमारी आंखों में क्या करता है, परिवर्तित कर देता है, इसलिए वो हरा दिखाई देता है। तो हमारे हरे रंग के प्रकाश को वापस हमारी आंखों में क्या करता है, परावर्तित करता है, इसलिए हमको घास का रंग हरा दिखाई देता है। 44 नंबर क्वेश्चन है आपका उत्तेजन वर्धक के गुण को प्रदान करने वाला एल्कोलाइड कैफीन की मात्रा किस पेय पदार्थ में सर्वाधिक होती है। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं ना कि ये सबसे ज़्यादा एल्कोलाइड कैफीन की मात्रा जो होती है वो किस में होती है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि कोको, याद रखिएगा कोको जिसको हम लोग कहवा कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कोको जिसको क्या कहते हैं, कहवा कहते हैं। अगला आपका 45 नंबर कि जल यानी कि H2O के द्वारा आग बुझ जाती है क्योंकि। देखिए, अब जल के द्वारा आग क्यों बुझ जाती है, कैसे बुझ जाती है। देखिए, होता क्या है ना कि जल में ये क्या होता है कि ये दहनशील पदार्थ को ठंडा करता है, जिसमें उसका ताप ज्वलन ताप से क्या होता है, कम हो जाता है, ये बिल्कुल आपका सही है। और यह वायु की आपूर्ति को रोकता है, तो ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अगला 46 नंबर कि रुधिर आधान के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही। तो देखिए फ्रेंड्स, सिंपल से हम बात करते हैं ना कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हुआ, क्योंकि देखिए रुधिर वर्ग बी ए बी को रुधिर दे सकता है। देखिए ए बी आपको पता है कि इसको बोलते हैं यूनिवर्सल रिसेप्टर कहते हैं, यानी कि सभी से ब्लड ले सकता है, यानी कि रुधिर वर्ग बी जो है ए बी को रुधिर दे सकता है, ये बिल्कुल सही है, तथा वर्ग बी से ले सकता है, तो बी से ले भी सकता है, वर्ग बी से ले सकता है और बी को दे भी सकता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ए बी ओ को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं और ए बी को यूनिवर्सल रिसेप्टर कहते हैं, यानी कि सर्वग्राही कहते हैं ए बी को और सर्वदाता कहते हैं ओ को। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पादप कोशिकाओं को इस प्रकार बढ़ने के लिए प्रेरित करता है जिससे पादप प्रकाश की ओर मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं ना कि कोई भी अगर पदार्थ मुड़ता है तो ये ऑक्सीजन हार्मोन के कारण होता है, ये ऑक्सीजन नहीं, यहाँ पे मिसप्रिंट है, तो याद रखिएगा ऑक्सीजन, ठीक है फ्रेंड्स, क्या होगा फ्रेंड्स, तो ऑक्सीजन होगा। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक बार और फिर से रिपीट करना चाहता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको अगर कहीं से ये PDF मिल जा रहा है, उसका आंसर मिल जा रहा है, तो आप उस आंसर के चक्कर में मत पड़िए। देखिए फ्रेंड्स, ये पूरा एनालिसिस करके अच्छे से डिटेल में इसको एनालिसिस करके तब मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। अब देखिए ऑप्शन नंबर डी होता तो आप लोग तो ऑक्सीजन मार के आप चले जाते, तो गलत हो जाता, तो ऑक्सीजन नहीं बल्कि ऑक्सीजन होगा। जो फर्स्ट टाइम जो स्टूडेंट अगर इस टेस्ट को देखेंगे तो उनका तो 1 नंबर कट सकता है फ्रेंड। देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। देखिए ऐसे आप यूट्यूब को देखिए जो आपको ऑथेंटिक चीज़ बताएं, ठीक है ना फ्रेंड्स। अगर आपको कहीं में मिस्टेक लगता है मेरे से तो आप कमेंट कीजिए, मैं देखूंगा अगर वहाँ पे लगे, लेकिन आई थिंक 90% 99% मैं आपको कोशिश करता हूँ कि मैं गलत आपको ना पढ़ाऊँ, क्योंकि मिस्टेक होता है कि कोई चीज़ देख के भी गलत बता दिया, तो उसको आप एक बार आप खुद से इम्प्रूव कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो प्लीज़ आप अगर हो सके फ्रेंड्स, तो अगर वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे फ्रेंड्स, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। देखिए आप लोग के लिए मैं वीडियो प्रोवाइड करता हूँ और कोशिश करता हूँ। देखिए इसका टोटल 20 सेट हो चुका है, मैं आपको डेली मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं इसको कंप्लीट करूँगा और मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो प्लीज़ आप पीसेस मेकर चैनल से जुड़े रहिए, और फ्रेंड्स इसका PDF चाहिए तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, उससे आप ज्वाइन हो जाइए। आपको क्या होता है फ्रेंड्स कि डेली आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन उससे प्रोवाइड किया जाता है, कोई भी एग्जाम रिलेटेड कोई भी एक्स्ट्रा करंट अफेयर्स मैं उसको अपलोड करता रहता हूँ, तो उसके लिए भी आप ज्वाइन हो सकते हैं।
ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन नहीं होगा बल्कि ऑक्सीजन होगा, ये मिस प्रिंट है, ध्यान रखिएगा। 48 नंबर के निम्न से कौन सा युग्म गलत सुमेल है। देखिए अगर हम बात करते हैं क्या क्विक सिल्वर, तो क्विक सिल्वर आपको Hg पारा को कहते हैं, ये आपका बिल्कुल सही है। हॉर्न सिल्वर यानी कि सीसा Pg गलत है फ्रेंड्स। देखिए हॉर्न सिल्वर ना आपको AgCl3 को AgCl को कहते हैं, हॉर्न सिल्वर किसको कहते हैं फ्रेंड्स, तो Ag सीसा को फ्रेंड्स Pb कहते हैं, Pg नहीं, AgCl कहते हैं किसको, तो हॉर्न सिल्वर को। अब याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी आपका लिथार्ज यानी कि लेड ऑक्साइड PbO कहते हैं, ये सही है। गैलेना आपका लेड सल्फाइड PbS को कहते हैं, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि हॉर्न सिल्वर आपको सीसा Pg को नहीं कहते हैं, मतलब सॉरी Pb होगा, Pg नहीं, Pb को नहीं कहते, AgCl को कहते हैं, याद रखिएगा। 49 नंबर क्वेश्चन आपका कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अगर देखिए अगर हम बात करते हैं क्या कि वाहन के परिचालन की सुविधा के लिए चालक साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का व्यवहार करता है। आपको पता है फ्रेंड्स कि जब हम लोग बाइक चलाते हैं तो देखते हैं कि आपको साइड मिरर जो दर्पण पीछे वस्तु को देखने के लिए हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, और उत्तल दर्पण दृष्टि क्षेत्र अवतल दर्पण की अपेक्षा अधिक होता है। तो ये भी आपका सही, क्योंकि आपको छोटा से में बहुत बड़ा इमेज उसमें बन जाता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 और 2 यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका 1, 2 दोनों सही है। 15 नंबर क्वेश्चन है आपका कि उत्कृष्ट गैस अत्यंत क्रियाशील होते हैं, निम्नलिखित में से इसका क्या कारण है। देखिए फ्रेंड्स इसका कारण क्या क्या हो सकता है। देखिए इसका कारण है उत्कृष्ट गैस का, उत्कृष्ट गैस के संयोजी सेल के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूर्ण होते हैं, ये सही है। उत्कृष्ट गैस के आयनन एथैलेपी का मान उच्च होने के कारण इसमें इलेक्ट्रॉन खोकर धनायन में परिवर्तित हो जाने की प्रवृत्ति अत्यंत न्यून होती है, ये भी सही है। उत्कृष्ट गैस के इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर ऋणायन में परिवर्तित हो जाने की प्रवृत्ति अत्यंत कम होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी आपका सही हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स इसका आपका आंसर है, आंसर में बहुत सारा मिस्टेक भी है, तो प्लीज़ मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा, आप एक बार देख लीजिएगा। और फ्रेंड्स प्लीज़ पीसीएस मेकर चैनल पर फर्स्ट टाइम होंगे फ्रेंड्स, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और देखिए फ्रेंड्स एक दिन आपको जीके का टेस्ट होगा और एक दिन साइंस का टेस्ट होगा, मैं डेली आप लोग के लिए प्रोवाइड करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।